हेलो दोस्तों, मैं अभी सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अभी क्लासेस परिवार में। तो साथियों, आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम, कि भाषा का विकास कैसे हुआ। आज इसको जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो बात है आज भाषा का विकास। किसका विकास? भाषा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ इसके बारे में आज जानना है। एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएं कि जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले बच्चा सीधा मम्मी पापा नहीं बोलने लगता है। पहले वो साउंड करता है, ध्वनि करता है, हंसता है, हा हा हा, रोता है, है ना। तो ये भी उसका कहीं ना कहीं बोलना ही है। अब वो संकेतों के द्वारा बोलता है, साउंड के द्वारा बोलता है, लेकिन उसने अपनी बात को पहुंचा दिया। यही तो क्या है? भाषा है, बिल्कुल। अब लेकिन वास्तव में देखा जाए कि अब हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन में एग्जाम आप देने जा रहे हो, तो सही में इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे विकास हुआ इसी को हमको जानना है। आपको बता दूं सबसे पहले कि भाषा है क्या। भाषा जो बच्चों है ये संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? संस्कृत की भाष धातु से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। क्या होता है? वाणी की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब होता है बोलना। तो वाणी की अभिव्यक्ति मतलब जो वो बोलता है वही क्या है? भाषा है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम समझाएं आपको कि जैसे सपोज करो एक कोई व्यक्ति ये है, ठीक है, एक कोई व्यक्ति ये, इसने कुछ कहा, इसने कुछ यहां कहा, इन्होंने अपनी बात यहां पहुंचाई, इन्होंने अपनी बात यहां पहुंचाई, मतलब दोनों के बीच में संप्रेषण हुआ, कम्युनिकेशन हुआ। यही क्या है? भाषा है। इन्होंने अपने विचार इनको दिए, इन्होंने अपने विचार इनको दिए, दोनों ने आदान प्रदान विचारों को किया। मतलब सीधी सी बात है कि मनुष्यों के बीच पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान का एक सार्थक माध्यम भाषा होता है। क्लियर? कि भाषा क्या है? मनुष्यों के बीच, सामाजिक जो मनुष्य होता है उनके बीच विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान का एक माध्यम भाषा है। समझ गए होंगे आप। अब भाषा के बाद बच्चों आता है आपका बोली। बोली क्या है? बोली को देखते हैं। बोली की अगर बात करते हैं तो किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा जो है वो बोली है। कि किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली क्या है? किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या है? बोली है। इनकी संख्या जो है वो 18 है। जैसे सपोज करिए कि हम कानपुर में रहते हैं तो हमारी बोली अलग होगी कि जैसे हम लोग अवधी बोलते हैं। जैसे हम बुंदेलखंड में चले गए तो वहाँ की जो भाषा होगी वो बोली वहाँ की होगी, तो वहाँ जैसे हम बुंदेली बोलेंगे। तो इसके बारे में जब हम बहुत बोली पढ़ेंगे डिटेल से तब पढ़ेंगे। तो बोलियों की संख्या 18 है। इसको कहते हैं कि किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या है? बोली है। तो बच्चों बोलियों के बाद अब हम पढ़ते हैं उपभाषा। क्या पढ़ते हैं? उपभाषा। हाँ, इसको शुरू करने के पहले आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा कि बोलियों की संख्या कितनी है। बोलियों की संख्या बच्चा 18 है। कितनी है? 18 है। ये प्रश्न अभी पिछले बार यूपी टेट में आया भी था कि बोलियों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, तो 18 लिख लीजिए और पेन निकाल लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपको नोट डाउन करना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। अब उपभाषा क्या है? कि कोई भी बोली जब सीमित क्षेत्र से विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और वो साहित्यिक रूप लेने लगती है तो वह भाषा उपभाषा या विभाषा के नाम से जानी जाती है।
बोली जब सीमित क्षेत्र से साहित्यिक क्षेत्र में या विस्तृत क्षेत्र में बोलकर साहित्यिक रूप लेने लगती है तो उसे उपभाषा या विभाषा कहते हैं। दूसरी तरह से इसको कह सकते हैं कि उपभाषा एक प्रांत विशेष की भाषा होती है। किसी प्रांत विशेष की भाषा को उपभाषा कहते हैं। और बच्चों इसकी संख्या जो है वो कितनी है? 5 है। इसको नोट डाउन कर लीजिए कि इनकी संख्या कितनी है? 5 है। वो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं ये आपको देखनी है कि 5 उपभाषाओं में जैसे पहली आती है आपकी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी कौन सी? ये पश्चिमी हिंदी हो गई। पश्चिमी हिंदी के बाद दूसरी जैसे होती है आपकी पूर्वी हिंदी। थर्ड है आपकी राजस्थानी और बिहारी है और आपकी पहाड़ी है। तो ये 5 उपभाषाएं हैं, ये नोट कर लीजिए। तो आपकी है पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी और आपका इसको राजस्थानी हिंदी हो गई, बिहारी हिंदी हो गई और पहाड़ी हिंदी। अब इसके अंतर्गत बोलियां आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका उपभाषाएं कि हिंदी में कितनी उपभाषाएं होती हैं? 5। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट इसी के अंतर्गत आता है आपका कि मानक भाषा क्या है। मानक भाषा से बच्चों अगर आप पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस से संबंधित क्वेश्चन जरूरी एग्जाम में मिला है। मानक भाषा देखते हैं। मानक क्या है? मानक अंग्रेजी के स्टैंडर्ड भाषा लैंग्वेज, मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही जो है वो मानक भाषा है। कहते हैं कि जैसे हम आपसे पूछे कि मानक क्या है, या नहीं कहते हैं कि हम लोग जो खाना खाया उन्होंने कहा स्टैंडर्ड खाना चाहिए और स्टैंडर्ड कपड़े पहनना चाहिए। तो भाई जो बोली है उसको भी तो हमको स्टैंडर्ड बोलना चाहिए। तो बात आती है मानक। मानक मतलब होता है परिनिष्ठित। परिनिष्ठित भाषा या व्याकरण सम्मत भाषा को मानक भाषा कहते हैं। शुद्ध परिनिष्ठित या व्याकरण सम्मत भाषा मानक भाषा है, ठीक है। और किस बोली को मानक भाषा का दर्जा दिया गया है? खड़ी बोली को मानक भाषा का दर्जा दिया है। और ये अगर ना लिखा हो तो आप लिख लीजिए कि आपकी मानक भाषा कौन है? खड़ी बोली। आपकी मानक भाषा कौन है? खड़ी बोली। और मानक भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शुद्ध परिनिष्ठित भाषा। ये ऑप्शन में मिलेगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो मिलेगा व्याकरण सम्मत भाषा, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि व्याकरण सम्मत भाषा या शुद्ध परिनिष्ठित भाषा जो है वो मानक भाषा है और खड़ी बोली को हमने मानक भाषा का दर्जा दिया गया है। अब एक आता है छोटी सी, तो वो है कि साहित्यिक भाषा क्या है। साहित्यिक भाषा का साहित्यिक भाषा आम बोलचाल की भाषा जब परिनिष्ठित रूप में प्रयुक्त होने लगती है। आम बोलचाल की भाषा जब परिनिष्ठित रूप में प्रयुक्त होने लगती है तो वह भाषा साहित्यिक भाषा बन जाती है, ठीक है। और भाषा क्या बन जाती है? साहित्यिक भाषा। बच्चों आप पढ़ते हैं हम लोग भारतीय भाषाएं। क्या? भारतीय भाषाएं। इससे संबंधित सीटेट में एक प्रश्न अभी आया था कि भारत की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो आपको पता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए
कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। जब आपका संविधान का निर्माण हुआ तो प्रारंभ में 14 भाषाओं को बच्चों सम्मिलित किया गया था। कितनी भाषाओं को? 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। इसके बाद एक 21वां संशोधन हुआ। 21वें संशोधन के द्वारा आपका सिंधी भाषा को ऐड किया गया। ये 1967 में 21वां संशोधन हुआ था जिसमें एक सिंधी भाषा को ऐड किया गया। इसके बाद एक 71वां संशोधन हुआ। 71वां संशोधन 1992 में आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भी ऐड किया गया। तो देखिए 14 एक ये थी और 3 भाषाएं आपकी यहां से ले ली गई हैं, ठीक है, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, ये आपकी। फिर एक आपका हुआ 92वां संशोधन हुआ 2003 में, जिसमें आपका डोगरी, मैथिली, संथाली तथा बोडो को जोड़ा गया। तो 3 में कितनी हो गई आपकी? डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो। देखिए 14 ये थी बेटा, एक ये 15, 15 3 18, 1 2 3 4 ये हो गई। तो आपकी टोटल जो 22 हो गई, ठीक है ना। तो 22 भाषाओं को, आपके जो 22 भाषाएं हैं, इनको राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकार किया गया है, जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। अब बात आती है कि तो बेटा अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भारतीय भाषाओं को किस अनुसूची में सम्मिलित किया है? तो आपका आंसर क्या होगा? 8वीं अनुसूची। इसको नोट डाउन कर लीजिए कि 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। और इस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया है ये भी देखो। अभी हमने आपको बताया कि 22 याद करिए, लिख लीजिए कि 22 भाषाएं थी। इतना अभी तक जो पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम उठाते हैं कि भाषा की इकाइयां कितनी थी, भाषा कैसे आई, इसको लोगों ने कैसे धीरे धीरे इसका कैसे विकास क्रम हुआ, इसके बारे में अब हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि भाषा आई और हमने सीधा बोल दिया। भाषा की कितनी यूनिट थी इसके बारे में बात करते हैं। आता है कि भाषा की इकाइयां, भाषा की इकाइयां हैं आपकी। जो भाषा की इकाइयां थी वो 5 इकाइयां थी। कितनी इकाइयां थी? 5। पहले आता है एक छोटा, अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं अभी हम बताएंगे। कि पहले तो बात ये है कि ध्वनि क्या है। ध्वनि क्या है? भाषा की इकाइयां बच्चों कितनी है? 5, जिसमें पहली है ध्वनि। मुख से जो आवाज निकलती है, मुख से आवाज निकलने को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। साउंड, जो आवाज होगा। जैसे बच्चे को पहले ज्ञान नहीं होता, बच्चे का जन्म हुआ तो वो तुरंत अच्छा नहीं बोलेगा। सबसे पहले वो तो हंसेगा या रोएगा। तो सबसे पहले निश्चित है हंसना या रोना भी है, उसका साउंड है। ही किया, ये एक साउंड हुआ। वो ये कब क्या है? साउंड है, ध्वनि है। दूसरा आता है आपका वर्ण। ऐसे शब्द जिनका कोई खंडन ना हो, वर्ण, या इसी को कह सकते हैं अक्षर। क्या कह सकते हैं? अक्षर, ठीक है। इनका कोई भी खंड नहीं होता, ये वर्ण है या अक्षर है। तीसरा आता है आपका शब्द, 2 वर्णों या वर्णों से, 2 या 3 कह सकते हैं, वर्णों से मिलकर क्या होते हैं? आपके शब्द होते हैं। तो ध्वनि हो गया, वर्ण हो गया, शब्द हो गया। चौथा हो गया पद। पद क्या है? कि शब्द जब पद के रूप में या वाक्य के रूप में, एक पंक्ति के रूप में प्रयोग होने लगता है, उसको हम पद कहते हैं। और चौथा या अंतिम 5वां आता है वाक्य। जब पूरा
वाक्य या शब्द पद से मिलकर एक वाक्य में परिवर्तित हो जाते हैं उसको हम वाक्य कहते हैं। तो अब इससे प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आएगा बच्चों, ये नोट कर लीजिए, प्रश्न आएगा कि भाषा की इकाइयां कितनी हैं? 5। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? ये प्रश्न अगर आपसे पूछा गया तो आंसर ध्वनि नहीं होगा, आंसर आपका होगा वर्ण या अक्षर। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की न्यूनतम इकाई है वर्ण या अक्षर। अगर ये शब्द आपसे ना पूछे और सिंपल साधारण रूप से ये पूछे कि भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है तो आंसर होगा ध्वनि, क्योंकि सबसे पहले ध्वनि निकलती है, इसलिए भाषा की न्यूनतम इकाई है ध्वनि। लेकिन सार्थकता की दृष्टि से भाषा की न्यूनतम इकाई है वर्ण। अब अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है 2 से 3 नंबर का आज की क्लास में, इतना आपको देखना है। अब बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हम लोगों की हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ने जाएंगे। इसको हमें देखना है कि ये कैसे इसका विकास